गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सामने जो स्क्रीन दिख रहा है उस पर लिखा हुआ है oogenesis ह्यूमन फीमेल। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है oogenesis। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लास से हम लोग लेक्चर में जो जूम क्लास का हो रहा है उसमें हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को कवर अप करने का कोशिश किया है। और हम लोगों ने देखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ओवरऑल वो किस तरह से हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक मेल के अंदर में, उसके टेस्टिस के अंदर में कैसे एक स्टेम सेल एक कंप्लीट मैच्योर स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से फीमेल्स के केस में भी हम लोगों को देखना है कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर में कैसे एक स्टेम सेल्स एक कंप्लीट मैच्योर एग का फॉर्मेशन करता है। कुछ लोग स्क्रीन के ऊपर बदमाशी कर रहे हैं, प्लीज behave properly. This is not a cinema hall. स्क्रीन के ऊपर हाथ और पैर दिखाने का जरूरत नहीं है। क्या आप लोग क्लासरूम में ऐसे ही बैठते हैं, हाथ पैर उंगली दिखाते रहते हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर? सब लोगों का यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है। कौन क्या कर रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये बात मत भूलिएगा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है। सारे लोग जो जो बिहेवियर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सब दिख रहा है यहाँ पर। सारा रिपोर्ट जाएगा वीसी सर के पास, आप लोग जान लीजिएगा। तो हम लोग जो oogenesis चैप्टर हम लोग आज देखने वाले हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो मेल के अंदर में होता है। oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जो फीमेल्स के अंदर में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा कि एक मेल टेस्टिस के अंदर में कैसे एक स्टेम सेल आपको एक मैच्योर स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर oogenesis के केस में देखेंगे कि कैसे एक स्टेम सेल फीमेल के ओवरी के अंदर एक मैच्योर एग सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी ओवरऑल प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis. Spermatogenesis means that the formation of mature sperm from a pre स्टेम सेल्स। और oogenesis कहने का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एग सेल फ्रॉम स्टेम सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in testis of male. oogenesis occurs in ovary of human female. So this is my first slide. You can see this oogenesis is the formation of ovum or mature egg or oocyte from oogonial cells or developing egg through a series of steps that occurs inside ovary from primordial germ cells. oogenesis एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग ओवम और मैच्योर एग या oocyte के फॉर्मेशन को होता हुआ हम लोग देखते हैं कि कैसे एक oogonia सेल्स जो है उसी से एक मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय जो स्टेम सेल से जो सेल बनता था उसको बोला जाता था स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर जो स्टेम सेल से जो पहला सेल बनता है उसको बोला जाता है oogonia. So make it clear that spermatogonia and what is oogonia. Spermatogonia जो है स्टेम सेल से मेल के केस में बनता है, oogonia जो है स्टेम सेल से फीमेल के केस में बनता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता था मेल के टेस्टिस के अंदर में होता था, oogenesis जो होता है फीमेल के ओवरी के अंदर में होता है। तो oogenesis जो है हम लोग दो तरह के एनिमल्स में डिस्कस कर सकते हैं। एक एम्फीबियंस में
और एक दूसरा जो है मैमल्स। एम्फीबियंस में जो एग का प्रोडक्शन होता है, उसमें उसके एग के जो अंदर में जो रहता है योक का फॉर्मेशन होता है, येलो कलर योक का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप लोग चिकन का जो एग है, आप लोग उसको देखे होंगे, जो एग है चिकन का, उसके अंदर में येलो जो जर्दा रहता है, येलो जो पार्ट रहता है, उसी को बोला जाता है योक। तो कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं और उसके अंदर योक होता है। और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं लाइक ह्यूमन फीमेल और मैमल्स के एनिमल जो हैं, वो एग प्रोड्यूस करते हैं विदाउट एनी योक। उसमें जो एग होता है उसमें योक नहीं होता है। So before starting the overall process of oogenesis, first of all we need to just see the anatomy of female reproductive organ. आपको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का केस आपको याद होगा, उसमें मैंने बताया था कि यूरिनरी डक्ट, यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट एक कॉमन पाथवे था। मतलब एक ही रास्ता था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कि वो यूरिन भी डिस्चार्ज कर सकता था और सीमेन भी इजैकुलेट कर सकता था मेल के केस में। बस फीमेल के केस में आपको देखना है देयर, ये जो आप येलो, आप जो लाइनिंग, ये जो डायग्राम देख रहे हैं येलो और ये जो डक्ट देख रहे हैं, दिस इज योर नोन एज यूरेथ्रा दैट इज कनेक्टेड विद द यूरिनरी ब्लैडर, that is only used for the discharge of urine. But there is one more space that is known as vagina, and there is some aperture or the hole that is known as vaginal passage, and that vaginal passage finally meets with the cervix. Finally meets with the cervix. We can just see the more detail of this anatomy. Just see, this is the vaginal aperture or this is the vaginal passage रास्ता, वेजाइना के अंदर जो जाने का जो रास्ता है वो। During sexual act, the male reproductive organ ejaculates their semen in this region. यहाँ पर जो है इस रीजन के पास जो है मेल रिप्रोडक्टिव रीजन जो ऑर्गन्स है अपने सीमेंस को डिस्चार्ज करता है। वो वेजाइना जो है फाइनली सर्विक्स के पास पहुंचता है और सर्विक्स से वो होते हुए, मेरे माउस के कर्सर को देखते रहिएगा, सर्विक्स से होते हुए वो आपको यूटेराइन ट्यूब होते हुए, फैलोपियन ट्यूब, ये सब जो है फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब होते हुए फाइनली वो पहुंच जाता है आपको ओवरी के पास। तो दिस इज द लॉन्ग पाथवे द स्पर्म पासेस थ्रू दिस रीजन। इस रास्ते से इजेकुलेटेड स्पर्म जो है आपको पास करते करते फैलोपियन ट्यूब होते हुए आपको फाइनली वो पहुंच जाता है, येलो कलर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ओवरी के पास। यहाँ पर दो, एक फीमेल के अंदर में दो ओवरी होता है, एक इधर लेफ्ट ओवरी आप देख रहे हैं और इधर आप राइट ओवरी देख रहे हैं। ये क्लोज्ड है और इसको एनाटॉमिकल व्यू दिखाने के लिए इसी चीज को ये ओपन किया गया है। तो ये जो ओवरी है इसके अंदर का आप अलग अलग डायग्राम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको और डिटेल्स में देखेंगे। पहले ये आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे एक स्पर्म अपने रास्ते को इजैकुलेशन के दौरान पास करता है। वो पहले वेजाइना के वॉल पर आकर स्विम करना शुरू करता है और यूटेराइन ट्यूब से होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब पहुंचते हुए फाइनली वो आपको फेमरी होते हुए ओवरी के पास वो पहुंचता है फ्यूज होने के लिए। आई होप कि आपको ये रास्ता याद हो गया होगा और आप लोग इस चीज को समझे होंगे। नाउ वी विल सी द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ oogenesis. As like we have already discussed in the spermatogenesis process, there is multiplication phase, growth phase and the maturation phase. Same like यहाँ पर भी आपको oogenesis के केस में तीन फेज देखने के लिए मिलता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज। ये तीनों फेज को जानने समझने से पहले जो ओवरऑल डायग्राम जो आपको इतना बड़ा दिखाया हुआ है, उसको अगर आप समझते हैं तो आपको पूरा डायग्राम बहुत इजी समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरेटिवली जो oogenesis प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। Spermatogenesis is very simple, but compared to that, the spermatogenesis process, oogenesis process is slightly complex. तो इसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर बर्थ और एम्ब्रियोनिक पीरियड, द स्टेम सेल जो होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, वो उसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के दौरान वो फिर जाइगोट के जो ओवरी है उसमें इंटर करता है और oogoनियम सेल का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो स्टेम सेल है वो बनाता है oogoनियम। आपको याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या होता था,
स्टेम सेल जो है वो पहला सेल बनाता था, उसको बोला जाता था स्पर्मेटोगोनियम। और इसको यहाँ पर जो oogenesis के केस में जो है स्टेम सेल, प्रिमोर्डियल जर्म सेल आपको सबसे पहला सेल बनाता है, उसको बोला जाता है oogoनियम। ये जो है सारा यहाँ से ये जो एक स्टेप से 2 स्टेप ये जो प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ये सारा प्रोसेस हो जाता है। मतलब 4 से 5 महीना का जब फीटस रहता है, तभी ये प्रोसेस हो चुका होता है कि स्टेम सेल्स फीटस के ओवरी में जाता है और oogoनियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब oogoनियम जब बन जाता है उसको बोला जाता है प्रीमोर्डियल ओवम। ये इमैच्योर ओवम है, ये किसी भी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने लायक नहीं होता है। अब इसको प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर लगाया जाता है। ग्रेनुलोसा सेल्स उसी आपको जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है और उस जो प्रीमोर्डियल ओवम है, इसको एक लेयर में इसको क्या कर लेता है, घेर लेता है, सराउंड कर लेता है और इसी को बुलाया जाता है प्रीमोर्डियल फॉलिक। अब देखिए, जो एक लेयर जो सेल था वो आपस में डिवाइड करना शुरू करता है ग्रेनुलोसा सेल और 2 लेयर 3 लेयर बना लेता है, ताकि जो प्रीमोर्डियल ओवम है oogoनियम उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा सके। और सिर्फ उसका काम प्रोटेक्शन देना ही नहीं होता है, उसका काम आपको जो oogoनियम है उसको एक हेल्दी लाइफ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना भी होता है। इस तरह से वो प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाता है। अब इसी जो ओवम है इसको बुलाया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब जन्म का जो समय हो गया, एट द टाइम ऑफ बर्थ, कहने का मतलब जब 9 मंथ का जब फीटस हो गया, एट द टाइम ऑफ जब बर्थ हो गया, जब जन्म का जब समय हो गया, उस दौरान 10 से 20 लाख oocytes उस होने वाला जो जन्म लेने वाला जो बेबी है उसके पास होता है। 10 से 20 लाख oocytes। अब जो उस साइड से जन्म से लेकर के प्यूबर्टी एज तक वो मियोसिस के प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। कहने का मतलब जब जन्म हुआ उसके बाद से प्यूबर्टी एज आने तक, मतलब 13 से 14 साल आने तक जो ये प्राइमरी oocytes है वो मियोसिस के प्रोफेज 1 में आकर के स्टॉप हो जाता है, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। अब देखिए, प्राइमरी फॉलिक्यूल जो है ओवम के साथ जो एक मैच्योर फॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और सेल डिवीजन होता है और एक मैच्योर जो है एक कंप्लीट मैच्योर फॉलिक्यूल या ओव्यूलेशन फेज को वो गेन करता है। उस दौरान क्या होता है कि जब प्यूबर्टी एज आ जाता है तो हर महीना, जस्ट थिंक, बाय एट द टाइम ऑफ बर्थ 10 से 20 लाख वो साइट्स है, बट जैसे ही प्यूबर्टी एज आ जाता है हर महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग रिलीज होता है, 1 एग पर मंथ। आउट ऑफ 10 से 20 लाख साइट्स में पर मंथ एक जो है हर महीना रिलीज होता है आफ्टर। और ये टिल मेनोपॉज, मतलब टिल 50 साल तक ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। हर महीना सिर्फ एक एग रिलीज होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या होता था कि सारे स्पर्म सेल्स हमेशा माइटोसिस मियोसिस करते रहते थे। बट यूजेनेसिस के केस में क्या है कि सिर्फ एक oocytes, प्राइमरी oocytes बाहर निकल करके आता है और हर महीने सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है और वो डिवाइड होता है। जब हर महीने एक एग रिलीज रिलीज होता है तो उसमें से जब 2 सेल डिवाइड होता है मियोसिस 1 के दौरान, तो इसमें से एक बनाता है पोलर बॉडी और दूसरा बनाता है सेकेंडरी oocyte। पहले बना था प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1 हुआ तो वो बना सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte बनने के दौरान मियोसिस 2 फेज स्टार्ट होता है और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में वो अरेस्ट हो जाता है। मतलब पहले वो अरेस्ट कहाँ हुआ था, एट द टाइम ऑफ बर्थ मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। अब जब मैच्योर हो गया है, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी पीरियड 13-14 साल में जब स्टार्ट होता है पीरियड, उस समय जब एग रिलीज होना शुरू होता है तो वो मेटाफेज, मियोसिस के मेटाफेज 2 में वो जो प्रोसेस है अरेस्ट हो जाता है, होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। अब कब तक रुका रहता है? अब ओव्यूलेशन फेज आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14 से 15वां जो दिन होता है, उस दिन ओव्यूलेशन पीरियड होता है। मतलब जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है। जस्ट सी, दिस ग्रैन्युलोसा सेल जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गया और रप्चर होकर के एक मैच्योर ओव्यूलेटेड सेल जो है रिलीज होता है। तो हर महीना 14वां 15वां दिन को जो एक मैच्योर एग रिलीज होता है और मैच्योर जो एग है वो अरेस्ट है किस स्टेज में? मेटाफेज 2 स्टेज में। क्यों अरेस्ट किया गया है इसको? जिसका अरेस्टिंग तभी रिलीज होता है
जब अगर 14वां 15वां दिन अगर कोई एग का ये सॉरी स्पर्म का इजैकुलेशन अगर वेजाइना के अंदर में होता है, तो सीमेन का जो स्पर्म है, उसी ओव्यूलेटेड एग के साथ जाकर के वो फ्यूज कर जाता है। और जैसे ही फ्यूजन होता है, मियोसिस 2 मेटाफेज 2 से आगे बढ़ जाता है और सेल डिवाइड होता है और अगेन ये जो सेकेंडरी oocyte है 2 भाग में डिवाइड करता है। एक बनता है सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा बन जाता है ओवम। दिस ओवम इज एक्चुअली नॉट द ओवम, दिस इज द फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म एंड जो कि जाइगोट बनना शुरू हो चुका होता है। तो मैंने आपको ये समझाने का कोशिश किया कि ओवरऑल जो प्रोसेस है oogenesis का कैसे चलता है। इस प्रोसेस को अगर आप समझ जाइएगा तो आगे का सारा स्टेप्स काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। एक बार और हम लोग इसको देखेंगे कि जन्म से पहले 4 से 5 महीने का जब फीटस रहता है, स्टेम सेल्स oogoनियम सेल्स में कन्वर्ट कर जाता है। जब oogoनियम सेल जो है कुछ समय के बाद मतलब जन्म के समय या 9 मंथ होने तक वो प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाता है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ 10 लाख से 20 लाख प्राइमरी oocytes रहता है, जो कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड फेज में रहता है। और जैसे ही प्यूबर्टी पीरियड आ जाता है, 13 से 14 साल का जब आता है तो मियोसिस 1 स्टार्ट होता है, कंटिन्यू करता है और आपको सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करने के बाद 14-15 दिन ओव्यूलेशन फेज आता है, उसमें से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। अगर वो स्पर्म के साथ फ्यूज किया तो जाइगोट बनाएगा, अगर वो स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं किया है, कोई सेक्सुअल एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो वो फाइनली डीजेनरेट हो जाता है। जो पहला पोलर बॉडी है वो भी डीजेनरेट हो गया, सेकंड पोलर बॉडी है वो भी डीजेनरेट हो गया। अगर फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बन जाएगा, फ्यूजन नहीं होगा तो वो भी आपको क्या होगा? डीजेनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द ब्रीफ और ओवरव्यू ऑफ द oogenesis प्रोसेस। और ये जो आप देख रहे हैं, एग रिलीज होने के बाद जब मेम्ब्रेन रप्चर होता है, तो उसमें से कॉर्पस ल्यूटियम निकलता है। ओव्यूलेशन के 14-15 दिन जो है, वेजाइनल से व्हाइटिश, मिल्किश और एक चिपचिपा जैसा एक प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। दैट इज द साइन कि एग और मैच्योर एग इज रिलीज्ड एंड the egg is ready for the fertilization. Now, after overall this discussion, we will see the stepwise process. Multiplication phase. मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है कि हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे एक स्टेम सेल oogonia में कन्वर्ट किया, कैसे एक oogonia जो है उसमें प्रीमोर्डियल जर्मिनल माइटोसिस हुआ और oogonia में बना। oogoनियम जो है आपको ओवरी के अंदर में जाता है और फाइनली वो अपने आप को ग्रैन्युलोसा सेल्स में वो कवर करवाता है और प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज कहने का मतलब जब oogoनियम सेल्स जब बन गया तो अपने आप को मैच्योर प्रोटेक्शन देने के लिए अपने आप को ग्रोथ फेज में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जैसे वो ग्रोथ फेज में आगे बढ़ता है, वो दो तरह के सेल उसमें हेल्प करते हैं, फॉलिकल सेल्स एंड द नर्स सेल। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हम बता रहे थे कि एक लेयर से दो लेयर, दो लेयर से तीन लेयर बन जाता है, these are the accessory cell और the follicular cells और नर्व सेल। नर्व सेल वो सेल हैं जो आपको जो ओवम है oogoनियम सेल्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और जो ग्रेनुलोसा सेल्स है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो माइंडेड फॉलिक्यूल सेल जो है फाइनली आपको ग्रेनुलोसा सेल्स में कन्वर्ट कर जाता है जो कि प्रोटेक्शन देता है और जो नर्स सेल है नर्स सेल आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ओवम को एक अच्छा हेल्दी लाइफ देने के लिए। किसको? ओवम। नाउ नेक्स्ट फेज में क्या है, वही चीज हमने आपको जो पहले बताया था कि पहले एक सिंगल लेयर रहता है, फिर वो डबल लेयर होता है, फिर ट्रिपल लेयर ग्रैनुलोसा सेल का हो जाता है और फाइनली जो ग्रैनुलोसा सेल है दो तीन लेयर का बन करके एक मैच्योर ओवा और मैच्योर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है ग्रोथ फेज जो है, ये भी हमने आपको बताया था कि एट द बर्थ टाइम 10 से 20 लाख प्राइमरी oocytes होता है, जो कि माइटोटिक के प्रोफेज 1 स्टेज में, ये जो हमने आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे ये फेज, कि यहाँ जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना है एट द टाइम ऑफ बर्थ 10 से 20 लाख की संख्या में होता है और वो प्रोफेज 1 में स्टॉप और अरेस्टेड फेज में वो रहता है। अब देखिए यहाँ जो बनता है प्राइमरी oocytes वो अभी भी इमैच्योर है, वो अभी भी फर्टिलाइज नहीं कर सकता है।
वो फर्टिलाइज तभी करेगा जब उसमें 2 बार और डिवीजन होगा, मियोसिस 1 का डिवीजन होगा, मियोसिस 2 का डिवीजन होगा, तभी वो फर्टिलाइज होकर के एक मैच्योर आपको जो है ओवम का फॉर्मेशन वो करता है। अब देखिए जन्म से लेकर के ये वाला जो प्रोसेस है करने में उसको, ये आधा प्रोसेस करने में इसको 4 से 5 महीना लगता है फीटस को, और यहाँ तक प्राइमरी oocyte बनने के प्रोसेस को उसको पूरा लग जाता है 9 मंथ। अब जैसे ही देखिए इस तरह का जब सेल का और मियोसिस 2 जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो एक सिग्नल जाता है और प्रीमोर्डियल जर्म सेल आगे oogonium बनाना बंद कर देता है। मतलब ये जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस स्टेज होना बंद हो जाता है। कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, सॉरी, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, at this ovum at this stage the ovum is still immature and is called a primary oocyte, requiring 2 more cell division before it can fertilize by the sperm. स्पर्म से फ्यूजन होने से पहले इस oogonia को 2 बार और डिवाइड करना होता है। The oogonia in the embryonic ovary complete mitotic replication and the first stage of meiosis by the 5th month of fetal development. पहला जो मियोसिस जो स्टेज करने में, यहाँ पहला जो मियोसिस होता है इस स्टेज तक उसको लगभग 5 महीने का समय लग जाता है, और ओवरऑल प्रोसेस को होने में आपको लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। अब देखिए मैचुरेशन फेज का अब यहाँ से स्टार्ट होता है। द प्राइमरी oocytes undergoes the first meiotic division and produces 2 haploid cells, a secondary oocyte and the polar body. देखिए एक बार जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ तो 2 सेल बन जाता है, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द सेकेंडरी oocyte. अब सेकेंडरी oocyte undergoes the second meiotic division to produce an ovum and the polar body. सेकेंडरी जो उस साइट है वो फिर से डिवाइड करता है, और आपको मियोसिस 2 जब होता है तो आपको फिर से सेकंड पोलर बॉडी बन जाता है, और एक कंप्लीट ओवम या अगर फर्टिलाइज हुआ है तो जाइगोट के साथ वो फॉर्मेशन या जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। मोस्टली जो वर्टिब्रेट के केस में है, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड ओनली आउटसाइड द ओवरी एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सब जो प्रोसेस है ओवरी से, जो फर्टिलाइजेशन का स्टेप है वो ओवरी से बाहर होता है, ना कि ओवरी के अंदर। ये इसमें भी वही है। अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें बोला गया था कि शुरू-शुरू में 10 से 20 लाख oocytes होता है, बट जब प्यूबर्टी एज पहुंचता है तो सिर्फ 3 लाख oocytes बच जाता है। जस्ट थिंक, एट द टाइम ऑफ बर्थ 10 से 20 लाख oocytes है, बट एट द प्यूबर्टी 3 लाख बचा। तो जितना जो बाकी जो नहीं बचा वो सब क्या हो जाता है, वो डीजेनरेट हो जाता है या खत्म हो जाता है। ये जो एग का रिलीज है वो हर महीने आपको 13 साल से स्टार्ट होता है और 46 साल या 50 साल तक चलता है, और हर महीने एक एग रिलीज होता है। इस तरह से पूरे लाइफ साइकिल में एक मैच्योर फीमेल 400 से 500 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स या ओव्यूलेटेड एग को रिलीज करती है। तो एक लाइफ स्पैन में एक मैच्योर ह्यूमन फीमेल अपने पूरे लाइफ में सिर्फ 400 से 500 एग को रिलीज किया जाता है, और बाकी जो होता है वो डीजेनरेट होता है। और एक जब मेनोपॉज स्टेप जब आता है, स्टेज जब आता है, ये सारा जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है, और जितने भी बचे हुए आपको फॉलिकल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। And this is the summarized view of your oogenesis. Just see this first. This is your primary follicle, primordial follicles. कैसे वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट किया, फिर एक स्टेज में एंट्रम बनना शुरू होता है, थीका बनना शुरू होता है, एक अलग अलग उसका स्ट्रक्चर है। फाइनली एक मैच्योर ओवम का इस स्टेज में फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ओव्यूलेशन फेज आया, ओव्यूलेशन फेज के दौरान जो मैच्योर ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है, दैट इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। और जब रिलीज होता है इसका जो कवरिंग है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, वो व्हाइट जो डिस्चार्ज होता है 14 से 15 दिन में, 14वां 15वां दिन या 16वां दिन में वेजाइना के थ्रू वो डिस्चार्ज होकर के बाहर आ जाता है। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ व्हाट आई से oogenesis। अब आप लोगों को कुछ इसमें से समझना है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं इसको। अब आप लोग बोलिए कि इसमें से क्या आप लोग को समझ में आया और कहाँ दिक्कत हुआ, कुछ है तो बोलिए। सबसे पहले क्या आप लोगों ने इस प्रोसेस को समझा oogenesis को?
और ये ये oogenesis अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इसका हार्मोनल रोल देखना है कि किस हार्मोन्स का oogenesis में क्या क्या रोल है। Any questions, any doubt regarding this? अगर आप लोग एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप लोग को जो वीडियो भेजते हैं YouTube पर, आप लोग उसको डाउनलोड करके बार बार उसको सुनिए। उसका हम PDF भी प्रोवाइड करवा देते हैं, उसको आप लोग पढ़िए। मैंने पूरा कोशिश किया है कि काफी कम शब्दों में और छोटे छोटे शब्दों में आपको पूरा ह्यूज प्रोसेस को समझाया जाए। आप लोग बोलिए, ऐसा कोई है जो आप लोग को कोई दिक्कत कहीं से कुछ? कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझाया आप लोगों को समझ में आया? सब लोग नहीं बोलते हैं, लग रहा है सब लोग को बोलने में क्या होता है। हम इतना देर से बोल रहे हैं मगर बाकी लोग कोई कुछ नहीं बोलता है जी। नहीं सर, वैसी बात नहीं, समझ में आ गया, पहले से भी वीडियो देखे हुए थे ना। हाँ, इसीलिए हम एडिशनल भेजते भी हैं ताकि आप लोग बहुत सारा चीज पहले से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि और आसानी से आप लोग को समझ में आए। और किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो हमसे फिर फोन करके पूछ सकता है। हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे ढंग से उसको समझाने का। और किसी को एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, क्लियर अभिषेक आउट जी, है। दुर्गा जी, दीपमाला, सोनू, सानू सहगल, अभिषेक कुमार, यस सर। सोना कुमारी, नमिता कुमारी, शकुंतला, मारिया खान, समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ मीटिंग को स्टॉप करते हैं, ठीक है? रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा, फोटो लेना है आप लोगों को। हाँ। चलिए ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। अच्छा।